हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनि आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, हमने जो यूनिट शुरू किया था फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स हमने शुरू किया था। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम एक रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए, रिएक्शन हम ऐसे देखते हैं, अब देखिए यहाँ मैंने कहा रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी जो है वो रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट के। अभिक्रिया की जो वेग होती है या अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो ये हो गया रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए। अब यहाँ पर ए की कुछ घात आती है या पावर आती है। अब यहाँ पर मैंने पावर लिखा P, क्या लिखा P, और ऐसी अभिकारक B है, रिएक्टेंट B है, तो ये मैंने B लिख दिया और ये लिख दिया Q। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको जब आप हटाएंगे तो एक आपके क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, कांस्टेंट, जिसको आप नियतांक कह सकते हो। ये होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर आपके एक चीज आपने जो नोटिस करी है वो ये है कि यहाँ मैंने लिखा था A और B और यहाँ मैं लिख रहा हूँ P और Q। अब देखिए ये जो आपके इक्वेशन आ रही है इसको आप एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन कहते हैं, या सिंपल इसको रेट लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ रेट लॉ, या आप कह सकते थे एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन। अब देखिए एक शब्द यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन का मतलब ये है कि ये जो रेट इक्वेशन है ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करेंगे तो ये रेट लॉ जो है या एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन जो है वो चेंज हो सकती है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ मैंने A लिखा है और यहाँ मैंने P लिखा है, यहाँ B लिखा है और यहाँ Q लिखा है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ पर A जो है वो A के सापेक्ष मॉलिक्यूलैरिटी है और B जो है B के सापेक्ष मॉलिक्यूलैरिटी है। अब देखिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, जिसको हिंदी में अणु संख्यता कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। दोनों जो है लगभग देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। अभी हम मॉलिक्यूलैरिटी भी पढ़ेंगे बाद में। तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो देखिए सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो A के टर्म में उसकी पावर कितनी है, P। तो हम कह सकते हैं कि A के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है P, और रेट ऑफ रिएक्शन में B की पावर क्या है, Q। तो उसके करस्पॉन्डेंस में जो ओवरऑल पावर है वो Q है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P है और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन Q है। तो आप क्या कहोगे, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A, मतलब A के सापेक्ष। तो A के सापेक्ष जो ऑर्डर है वो कितना है, P। और आप कहोगे ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B, तो क्या हो जाएगा, Q। अब देखिए ऑर्डर का सिंपल सा मतलब ये है कि सांद्रता की किस घात पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है। तो सांद्रता की किस घात पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है वो उसका क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि। तो A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, P, और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, Q। तो टोटल अभिक्रिया की कोटि जो है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, P प्लस Q। ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो आप जो डेफिनेशन अगर आप रटोगे तो आपसे रटी नहीं जाएगी। सिंपल सा आप उसको अगर समझोगे तो आप क्या कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन या रेट लॉ में अभिकारकों की सांद्रता की घात का योग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि। आप उसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो इन एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन, और हम कह सकते हैं सिंपली इन रेट लॉ द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स
इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, अभिक्रिया के रेट लॉ में, ठीक है, रेट लॉ में अभिकारकों की सांद्रता की घात का जो योग है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है A और P बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, B और Q बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमेशा बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बराबर ना हो, डिपेंड करेगा कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है। तो ये आपके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहलाता है, या हम सिंपल रेट लॉ कहते हैं इसको, या एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन में आपने देखा रेट इक्वल्स टू K, A की पावर P, B की पावर Q। तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया P, B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया Q, और ओवरऑल जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया P प्लस Q। अब देखिए अभी हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, और जो हम ये रिएक्शन में अभी हमने देखा था A और B वो होते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, या हम उसका जो सम है उसको मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। मॉलिक्युलरिटी क्या है अभी हम आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को देखूँ तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन इक्वल्स टू 2HBr, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इक्वल्स टू 2HI। अब देखिए अगर रिएक्शन को हम देखें तो तीनों रिएक्शन जो है हमें देखने में एक जैसी लग रही है कि हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो जुड़ रहे हैं और हाइड्रोजन हैलाइड बना रहे हैं। ये तीनों रिएक्शन देखने में एक जैसी लगती है, तो हम ये सोच सकते हैं कि तीनों का जो रेट लॉ है वो सेम होगा या तीनों की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेम होगी। लेकिन अभी हमने जो बात करी इंपॉर्टेंट सबसे वो ये थी कि जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रेट लॉ पे डिपेंड करता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो देखिए अगर हम इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात करें या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड करें तो देखिए 1 और 1 2 होंगे तीनों में, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी तो सेम है देखने में, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें या एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ की बात करें तो देखिए इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आ रहा है V इक्वल्स टू K। अब आप देखेंगे K का मतलब रेट कांस्टेंट है, कोई कंसंट्रेशन की टर्म्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपने देखा हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, लेकिन हाइड्रोजन की पावर 1 है और ब्रोमीन की पावर हाफ है, मतलब दोनों में वो अलग अलग डिपेंड कर रहा है। हाइड्रोजन की तो पावर 1 है और ब्रोमीन की पावर हाफ है, दोनों की पावर 1 नहीं है। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन की पावर भी 1 है और आयोडीन की पावर भी 1 है। तो देखिए तीनों के एक्सपेरिमेंटल जो रेट लॉ है वो अलग अलग आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तो देखिए हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 0, और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या है 0 इक्वल्स टू 0, मतलब हाइड्रोजन का ऑर्डर भी 0 है, क्लोरीन का ऑर्डर भी 0 है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है 0। ये हाइड्रोजन के लिए है, ये हेलोजन के लिए है, और ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है H हाइड्रोजन और ब्रोमीन की, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है हाफ, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसकी बात करें तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 1 और आयोडीन के रेस्पेक्ट में 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आप रिएक्शन को देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखने में तो सबका तीनों का 2 लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आपको एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलता है। तो ये आपके एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ हैं, और ये आपके ओवरऑल हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में और हेलोजन के रेस्पेक्ट में और ओवरऑल। तो हाइड्रोजन क्लोरीन की रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर 0, हाइड्रोजन ब्रोमीन के लिए 3/2 और हाइड्रोजन आयोडीन के लिए 2। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ और है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 0 भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, और कुछ केस में नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव का मतलब ओवरऑल रिएक्शन के लिए नॉर्मली नेगेटिव नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इंटीजर भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपके कॉलेज लेक्चरर में पूछा जा चुका है हाइड्रोजन ब्रोमीन के लिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा या रेट इक्वेशन क्या होगी। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, रिएक्शन को देख के उसका आइडिया नहीं लगाया जा सकता। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर अगर मैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज कर दूँ
तो जो रेट इक्वेशन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका आपको खास ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है या एक्सपेरिमेंटल डेटा पर डिपेंड करता है। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, हिंदी में हम कहते हैं अणुसंख्यता। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की अणुसंख्यता। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो साइमल्टेनियसली, मतलब एक समय पर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या रेडिकल, कुछ भी हो सकता है, वो एक समय पर, मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली कितने मॉलिक्यूल, एटम, आयन, रेडिकल जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं। मतलब कितने रिएक्टेंट्स के जो एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं एक साथ, जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने सिंपल इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं और कोलिजन के बाद क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कितने मॉलिक्यूल ने कोलाइड किया एक समय पे, दो ने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, दो। तो कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया के दौरान एक समय पर साइमल्टेनियसली कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, रेडिकल ईटीसी जो हैं वो कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जितने संख्या में वो कोलाइड कर रहे हैं एक साथ, वो उसकी क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, N2O4 ब्रेक होके क्या बना रहा है, 2NO2, और हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2HI। तो यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, एक। तो इसको हम कह सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यहाँ पर आपके कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, दो। तो ये हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, दो। अब देखिए यहाँ पर आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन और हाइड्रोजन आयोडीन। तो वहाँ पर देखने में तीनों रिएक्शन एक जैसी थी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो था वो अलग था, या एक्सपेरिमेंटल रेट लो जो थी वो अलग थी। तो देखिए इसका सिंपल सा रीज़न क्या होता है कि आपकी जो रिएक्शन होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स। सिंपल रिएक्शन को आप एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक पद में या एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो एक से ज़्यादा पद में या एक से ज़्यादा स्टेप्स में क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो जो सिंपल रिएक्शन है उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम आता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर मान लीजिए दो स्टेप में हो रही है, स्टेप 1 और स्टेप 2, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ओवरऑल रिएक्शन के लिए काम में आता है। जबकि अगर यहाँ पर रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है तो दोनों स्टेप के लिए अलग अलग आपको मॉलिक्यूलरिटी बतानी पड़ेगी, जिसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो है उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता, और हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो आता है वो आपके क्या आता है, अलग अलग आता है। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये है कि रिएक्शन के दौरान कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन या रेडिकल जो हैं कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर में होती है, मतलब एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की एक साथ कोलाइड करने की टेंडेंसी या पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूलरिटी जो है उसकी वैल्यू 0, नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो देखिए कई बार आता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की हम बात नहीं कर रहे, बेसिक जो डिफरेंस है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा पॉइंट कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने से चेंज हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने से चेंज नहीं होती। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना 0 हो सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। ये बेसिक डिफरेंस होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है। अब देखिए एक टॉपिक जो है सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया।
तो देखिए नॉर्मली बुक्स में ये लिखा होता है कि जिस अभिक्रिया के लिए मॉलिक्युलरिटी अलग हो और ऑर्डर अलग हो वो क्या होगी, सूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी या सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। देखिए ये जो डेफिनेशन जो बुक्स में दे रखी है नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जिनके लिए ऑर्डर अलग होता है, मॉलिक्युलरिटी अलग होती है, लेकिन उनको हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं कहते। तो हम किसको सूडो ऑर्डर या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं? तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके एस्टर है, ठीक है, CH3COO-C2H5, इथाइल एसीटेट कहते हैं या इथाइल इथेनोएट, IUPAC नेम है, प्लस वाटर। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का जल अपघटन। यहाँ पर H+ है, ये कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, होमोजीनियस कैटेलिस्ट है। होमोजीनियस कैटेलिस्ट का मतलब अभिकारक, जितने भी अभिकारक हैं वो सब, और कैटेलिस्ट का जो मीडियम है वो सब सेम है, एक फेज में है, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट बन रहा है CH3COH और C2H5, ये एसिड है आपके एसिटिक एसिड और ये आपके एल्कोहल है, इथेनॉल है। तो यहाँ पर जब आप इस रिएक्शन को देखते हैं तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो कितनी है, 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्युलरिटी, जो अणुसंख्यता है वो कितनी है, 2। और इसका जब आप रेट लॉ लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो वो होती है रेट इक्वल्स टू K CH3COO-C2H5, ठीक है, और H2। पावर कुछ नहीं लगी हुई है, इसका मतलब पावर कितनी है, 1। तो देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे इस रेट इक्वेशन को तो आपको लगेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 और 1 2 देखने में आपको लगेगा 1 + 1 = 2। लेकिन मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्चुअल रेट लॉ तो ये है, इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कितना आ रहा है, 2। तो आप देखेंगे मॉलिक्युलरिटी भी 2 आ रही है और ऑर्डर भी 2 आ रहा है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को कंसिडर करें या उसको देखें तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ये है कि यहाँ पर वाटर जो है एस्टर के कंपैरिजन में एक्सेस में होता है। किस में होता है, एक्सेस, जिसको हम हिंदी में आधिक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आधिक्य। तो यहाँ पर वाटर जो है एक्सेस में है। अब एक्सेस में होने से होता क्या है, होता ये है कि एस्टर तो इतना सा और वाटर इतना सारा, तो जब रिएक्शन होती है तो एस्टर की कंसंट्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कम हो रही है। लेकिन क्योंकि वाटर एक्सेस में है तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज़्यादा जो है चेंज नहीं आता, मतलब उसकी कंसंट्रेशन जो है लगभग क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट में है तो उसके सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल रेट लॉ तो ये था, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में वाटर एक्सेस में है तो रेट लॉ क्या बन गया, रेट इक्वल्स टू K CH3COO-C2H5, ये बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल रेट लो तो ये था, लेकिन क्योंकि जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाता है, इसलिए मैंने वाटर की पावर 0 कर दी तो यहाँ से हट गया। अब जो आपके ऑर्डर आया वो कितना आया, 1। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डर वो कितना आना चाहिए था, 2। लेकिन क्योंकि आपके एक रिएक्टेंट एक्सेस में है इसलिए ऑर्डर कितना आ रहा है, 1। इसलिए हम इस रिएक्शन को सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, या कई बार सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी लिखा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मॉलिक्युलरिटी तो 2 है, मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 है, लेकिन ऑर्डर कितना आ रहा है, 1। तो इसको हम सिंपली ऐसे नहीं याद कर सकते कि जिन रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी अलग है और ऑर्डर अलग है वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जबकि यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डर कुछ और आना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से ऑर्डर क्या हो गया, चेंज, तो उसको हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं।
तो यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जो है आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपके कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।